दलित लोग हैं, दलित लोग नीची कास्ट होती है। हमारी बराबरी पे कैसे बैठ जाएंगे? छुआछूत चल ही रहा है अब तक उन्हें खवाए देता है, हम उन्हें यहाँ खाता नहीं। हम लोग नीचे कौम के हैं, वो लोग ऊंची कौम के हैं, तो उन लोगों के घर में हम लोग कैसे जा सकते हैं? छुआछूत मानते हैं ना पे, बच्चे भी बड़े भी सब लोग मानते हैं। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। दलित लोग नीची कास्ट होती है, ठीक है, तो उन्हें ना शादी करते, खाने के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम खाने के लिए आएंगे, वो तो अलग बैठ के खाएंगे। ये नहीं कि हम उनके यहाँ खाने जाएं, हम नहीं जाते उनके लिए खाने। क्यों? वो एससी के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट। ओबीसी और कास्ट से रिलेटेड एक टॉपिक को हल्का सा टैप किया था, इतना हम डीप नहीं गए थे उस कॉन्वर्सेशन में। तो मैंने सोचा कि एक बार इस टॉपिक को वास्टली और डीपली डिस्कस कर पाना और करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने कहा कि चलो एक बार बात करके देखते हैं कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑल्सो जो हमने पॉडकास्ट आ रहा था तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि अच्छा, ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करते नहीं हैं। हाँ, ओबीसी एज अ कम्युनिटी कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं और क्या इश्यूज हैं इस कैटेगरी से रिलेटेड। तो वो भी एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है टू मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। हाँ, मतलब एज एन बहुत सारे लोगों ने बोला और एज एन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसीलिए उन्होंने बोला था उस चीज को लेकर के कि जैसे अगर कॉन्वर्सेशन को अगर बिल्ड करना हो और स्टार्ट ही करना हो कि मतलब एज एन ऐसा होता है ना, यार ओबीसी है तो ओबीसी है, या फिर तू ओबीसी वाला जो कन्वर्सेशन आता है, ओबीसी को सब कुछ मिल जाता है कि ओबीसी क्या है, मतलब ये ओबीसी क्या होता है, कैसे बनते हैं ओबीसी, अगर किसी को भी ओबीसी बनना हो तो कैसे बन सकते हैं, क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या होता है ओबीसी, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कीजिए। उसके अकॉर्डिंग फिर हम कास्ट पे जाएंगे, सेंसस पे जाएंगे, क्या होता है वो चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो ओबीसी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो इट्स एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ कास्ट। ऐसे बोलते हैं कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास है, तो a lot of people ask कि ये क्लास है कि ये कास्ट है। So these are apart from the SCs and the STs, और इनसे रिलेटेड काफी सारी पॉलिसीज भी बनी हैं, जैसे रिजर्वेशन की बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई थिंक पहले ओबीसी को जो है उनसे रिलेटेड आर्टिकल 340 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, that deals with OBCs की who are these communities। Actually हुआ ये था कि I think 1930s के टाइम पे there was this commission called socially and educationally backward। Okay। तो एक सेंसस किया गया था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में जिनको हम डाल सकते हैं कि इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड हैं, सोशली वो बैकवर्ड हैं, और लैंड उनके पास उतना नहीं है, और उनकी जो लाइवलीहुड है दैट इज आल्सो वेरी बैकवर्ड। सो अपार्ट फ्रॉम द एससीज एंड एसटीज हु आर दीज कम्युनिटीज एंड हाउ वी कैन कैटेगराइज देम कि उनको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो ओबीसी वहां से निकल के आया, और अभी जो आई थिंक ओबीसी में जब भी आप बात करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू डू नॉट टॉक अबाउट मंडल कमीशन। सो मंडल कमीशन जो है, जो सबसे पहले मंडल कमीशन जो आया था, दैट केम इन 1979। ठीक है। सो in 1979 there was this committee that was set up by BP Mandal। BP Mandal जो थे वो चेयरमैन थे इस कमेटी के, और इस कमेटी का काम ये था कि अदर बैकवर्ड क्लास जो है वो टर्म बाद में आई है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड SEBC के नाम से जाना जाता था। तो उस पे कास्ट एज अ क्राइटेरिया लेके लोगों से पूछा गया था, एक सेंसस किया गया था, और उसके बेसिस पे ये डिसीजन एक लेने की बात की गई थी। एक प्लान बनाया गया था कि इनको रिजर्वेशन देने की जरूरत है। दैट केम इन 1979। बाय 1980 this report was supposed to get its confirmation from other people in the parliament। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे कि कास्ट के बेसिस पे किस तरीके से हम रिजर्वेशन दें, कि ये बहुत जरूरी है भी या नहीं भी है। So that report actually that led in the parliament for like 10 years। In 1990 जो पहला मंडल कमीशन था वो पास किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में
ये OBCs को हम 27% रिजर्वेशन हम उनको देंगे. अच्छा. That was followed by a lot of कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुए थे, स्पेशली फ्रॉम दी अपर कास्ट की. अम्बेडकर ने क्या किया था, क्योंकि ही वॉज अ दलित, सो SCs के लिए रिजर्वेशन हैड ऑलरेडी एग्जिस्टेड. कि उन्होंने बोला था कि उन्होंने यहाँ तक बोला था कि SCs के लिए एक स्पेसिफिक हम एक अलग से संविधान बनाते हैं. बट Gandhi was there and he actually said कि this will create a division in the Hindu society. तो उसके बाद पूना पैक्ट आया, तो बहुत सारी चीजें हुई थी. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि SCs के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन that was already there. लेकिन OBCs के लिए बात हो रही थी कि हम OBCs की जो स्टेटस है, जो सोशल स्टेटस है, उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं. फिर मंडल कमीशन 2 भी आया, जिसके अंदर 2006 में आया था, जब हायर एजुकेशन में OBCs को रिजर्वेशन दिया गया. सो बात यह है कि OBCs को आप 2 कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है. कि सवाल ये आता है कि who is eligible for the reservation. So that is categorized into creamy layer and non creamy layer. अच्छा. So इससे रिलेटेड बहुत सारी थियोरी है एक्चुअली, बट अगर मैं संक्षेप में बोलूं तो संक्षेप में बोलूं कि creamy layer are the ones who are not supposed to enjoy the cream of the cake being the reservation. Achha. And the creamy layer are the ones who already get to enjoy it, and they're supposed to like take a back seat. So वो हो गए कि आपकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं. तो जो 2 आई थिंक आई एम अवेयर ऑफ इज कि पहली चीज तो ये कि एट द टाइम व्हेन रिजर्वेशन वाज डिसाइडेड, तो उस टाइम पे जब एक तो जिनकी इनकम 6 लाख के अराउंड 6 लाख से कम आती है, उसके अंडर है. दूसरा कि वो ग्रुप A और ग्रुप B के अंदर जिनके फादर की ये जॉब है, जॉब, हाँ, जो आते हैं, दे आर द creamy layer ones. The group C, group D are the ones who come in the non creamy layer. तो non creamy layer वाले जो कैटेगरी हैं, जो लोग हैं, वो they are eligible to get the reservation, and the creamy layer ones are not eligible to get the reservation. और ये OBC सर्टिफिकेट किसको मिलता है? ये B और C और D को? हाँ, exactly. अच्छा, okay, all right. The other backward class creamy layer और non creamy layer को समझने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा जो बेसिक कॉन्वर्सेशन है, जाति जनगणना, जैसे पॉपुलेशन काउंट होता है, और पॉपुलेशन काउंट और कास्ट सेंसस जो जाति जनगणना होता है, करेक्ट करते हैं, इन दोनों में पहले तो डिफरेंस क्या होता है? मतलब जरूरी के बारे में तो बात हो जाएगी कि मतलब कि ये जनगणना है और ये जो है जाति जनगणना है. पहले इसके बारे में एक बार आप बता दो कि क्या डिफरेंस इन दोनों में और कब होता है. So population count as जनगणना, population count that is also done by the government, और वो भी हर 10 साल में होता है. That is basically about कि population demographics के बारे में जानने के लिए, to count the entire population of India. और caste census हो गया कि that is also done by every 10 years. और caste census हो गया कि आप लोगों की caste affiliation को जानने के लिए कि कौन सा इंसान किस कास्ट को बिलोंग कर रहा है. और इट ऑल्सो हेल्प्स इन कि आपके जो वेलफेयर पॉलिसीज जो सरकार बनाती है, तो अगर आपके पास सेंसस होगा कि फॉर एग्जांपल इतने परसेंट, फॉर एग्जांपल इफ वी से कि 50% और 40%, 41% आर दी OBCs. सो अगर इतने परसेंट हमारे पास है, तो उनके लिए रिजर्वेशन अगर हमको डिसाइड करनी है, तो कितना परसेंट होना चाहिए, उनको हायर एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंट हमको रिजर्वेशन देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए. उसके अंडर भी फिर आप डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें जो सब कास्ट आती हैं वो कौन सी कितनी बैकवर्ड है, किनको कितना मिलना चाहिए, किनको कितना नहीं मिलना चाहिए. क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे OBCs लाई करते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रिजर्वेशन, और उनको एक्चुअली में वो डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन, लेकिन दे आर नॉट एबल टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ इट. तो जब आप कास्ट सेंसस करेंगे, जब आप दूर दराज ऐसे ही गाँव में पहुँचेंगे, जब आप लोगों का डेटा निकालेंगे, तभी आप as a government you can make policies accordingly. You can provide welfare to the society in a holistic manner. कि हर चीज को फिर आप काउंट कर रहे हैं. अब बात ये आती है कि population count is happening every 10 years, but the last caste census was done unfortunately in 1931. उसके बाद से कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं है.
2011 में एक कास्ट सेंसस हुआ था, अच्छा बट उसकी जो रिपोर्ट है, उनके जो रिजल्ट्स आए थे, हाँ, वो पब्लिक नहीं किए गए। अच्छा उनको अनाउंस ही नहीं किया गया, क्योंकि वन रीजन व्हिच हैज बीन व्हिच इज देयर इन ऑन द इंटरनेट इज कि जो एन्यूमरेशन होती है, जो एन्यूमरेटर होते हैं जो कि जाते हैं सर्वे करने के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई गई थी, बताई गई थी, इसलिए उनके जो जो रिपोर्ट है दैट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक। तो उसका यूज ही नहीं कर सकते हैं, सरकार उसका यूज ही नहीं कर सकती है, या स्कॉलर्स जो हैं उसको रेफर नहीं कर सकते हैं अपनी थीसिस में। तो जो हमारे पास जो डेटा है दैट इज ओनली ऑफ 1931। 1931 वो वाला टाइम था जिसमें ब्रिटिशर जो है राज कर रहे थे इंडिया के ऊपर, और उस टाइम कराया गया था। तो इसका मतलब यही होता है ना कि अगर उन्होंने कास्ट सेंसस किया ताकि वो डिवाइड कर पाए एज एन इंडिया को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपस में ही लोग लड़ते रहें कि भाई हम इसको ज्यादा मिलना चाहिए, इसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो अगर दोबारा से कास्ट सेंसस इसीलिए नहीं कराया गया होगा, 100 साल हो गए ऑलमोस्ट, राइट? तो इसीलिए नहीं कराया गया होगा क्योंकि हो सकता है लड़ाई हो जाए। कास्ट सेंसस ब्रिटिश ने जब कराया था तो उसके पीछे क्या कारण था, वो दैट इज लाइक नॉर्मेटिव। कास्ट सेंसस तो हर सरकार को कराना ही पड़ता है। अच्छा। लेकिन एज अ PhD स्कॉलर, एज आई हैव रेड सम थियरीज ऑन इट एंड सम बुक्स ऑन इट, सो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि ऑल्दो ब्रिटिश ने कास्ट सेंसस कराया था, बट उन्होंने कुछ ऐसी वेलफेयर जो स्कीम्स हैं स्पेसिफिकली फॉर द OBCs और फॉर द SCs एंड STs, दे डिडंट डू एनीथिंग। उन्होंने हिंदी में अगर मैं बोलूँ इन अ वेरी सिंपल मैनर, तो उन्होंने ये कहा था कि हम रेलवेज आपको दे सकते हैं, हम आपको सिविलाइज कर सकते हैं, हम आपको एजुकेशन सिस्टम जो है वो हम आपको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उन्होंने बनाई, 1854 से यूनिवर्सिटीज बननी शुरू हो गई थी। तो बट कास्ट एक ऐसी चीज है विच दे चोज not to touch upon it. That was considered such a sensitive topic, such a sensitive issue of Hinduism. Caste, as Gandhi has said, is the essence of Hinduism. So they deliberately chose not to touch upon it. And ये बहुत सारे Ambedkar has also written on it कि the Brahmins, जो Brahmins हुआ करते थे during the colonial period, वो ही उन्हीं को ब्रिटिशर्स जो है चूज किया करते थे कि एज एन ऑफिशियल्स उनको चूज किया करते थे कि दे विल वर्क फॉर अस। और जो SCs थे, जो STs थे, जो OBCs थे, उनको हमेशा ही पिछड़ा रखा जाता था। एंड Britishers never did anything for them, and it was Ambedkar only who himself being a Dalit, he did everything that he could for the Dalits. और OBCs के लिए उन्होंने ये अच्छी बात की कि उन्होंने एक होलिस्टिक एक अप्रोच निकाली कि हम डिवाइड ही क्यों करें कि SC ST OBC की SCs को कितना मिलना चाहिए या OBCs को कितना क्या मिलना चाहिए, और किसके एक्सपीरियंसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, किसके एक्सपीरियंसेस कम उतने स्ट्रॉन्ग हैं। ये बहुत ही confusing thing है। Caste is it's abstract, you cannot touch on it. It is felt by a backward person. So what Ambedkar did was he said कि let's just eliminate caste from this society, कि caste को ही खत्म कर दो। उन्होंने बहुत सारे reasons दिए, उनकी books हैं Annihilation of Caste है एक book, जिन्होंने बताया है कि अगर आप caste जब तक आप इंडिया से नहीं बाहर निकाल सकते, इंडिया कैन नॉट बी अ डेवलप्ड नेशन एज यूरोपियन कंट्रीज। जब भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो कौन सी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा आगे रहती हैं? इट्स द यूरोपियन कंट्रीज। नॉर्वे इज देयर, स्विट्जरलैंड इज देयर, स्वीडन इज देयर, बट इंडिया इज लाइक 131, 129 इन जेंडर पैरिटी। वो हमेशा ही पीछे रहता है। दिस कल्चर इज देयर, कल्चर इज such a good thing in India. Culture is not problematic. What is problematic is caste. That is related to religion also. So many things are there. तो फिर तो कास्ट सेंसस तो कराना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर ये वाला कॉन्वर्सेशन अगर अम्बेडकर जी निकालना चाहते थे कास्ट, तो अगर हम उसमें दोबारा से जो है उसके बारे में काउंट करेंगे कि ये कास्ट का इतना बंदे हैं, एक कास्ट कितने बंदे हैं, उसके बाद फिर उनको हम अलग अलग तरह से रिजर्वेशन देने का ट्राई करेंगे, और ज्यादा हो सकता है ज्यादा रिजर्वेशन देना पड़े, और फिर वहाँ पे एक जनरल कैटेगरी आती है, वो तो एक अलग ही बेचारी परेशान जनजाति बन चुकी है कि भाई जनरल को कोई पूछता ही नहीं है कि भाई तू जनरल है, हाँ भाई चल बाद में आई हो, पहले मैं OBC या ST वाले को देखता हूँ। तो इस कॉन्वर्सेशन अगर जिस तरह से आपने बताया अभी, राइट,
फिर तो कास्ट सेंसस तो बहुत बुरी चीज है, मतलब ये तो और बढ़ा देगा मतलब कि डिफरेंसेस एंड चीजें। The division has already been created हाँ. as part of Manusmriti. Manusmriti considered such a holy book by Hindus, हाँ. जिसमें मनु ने कास्ट के बारे में बताया था कि अच्छा. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सी, उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, हाँ. अम्बेडकर ने भी ये नहीं लिखा है कि कास्ट एक्चुअली बिगैन फ्रॉम मनुस्मृति। वो बहुत ही, आप उसमें जितना पीछे जाना चाहे जा सकते हैं कि कास्ट शुरू कहाँ से हुआ था। बट अगर हम ये बोलें कि मनुस्मृति में ही वर्ण सिस्टम के बारे में बात किया कि देयर वाज दिस वैदिक सोसाइटी। जब इंडिया का जो हिस्ट्री अगर हम देखें तो देयर वाज दिस वैदिक सोसाइटी, वैदिक ईरा, ड्यूरिंग विच मनुस्मृति वाज रिटन बाय मनु, और उसमें चतुर्वर्ण के बारे में बताया गया था कि वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया था कि कौन सी कास्ट सबसे ऊपर रहेगी। हायरार्की वाज ऑलरेडी क्रिएटेड, सो पीपल वर ऑलरेडी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे, शूद्र सबसे नीचे रहेंगे, और जो दलित हैं दे आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द वर्ण सिस्टम, दे आर द अवर्णास, कि उनको हम इसका पार्ट ही नहीं रखते। दैट्स व्हाई दे वेंट थ्रू अनटचेबिलिटी कि there was this, there have been many instances कि जब दलित्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जब ब्रिटिश पीरियड था, उसके बाद भी कि दलित जो हैं वो अपने गले में एक मटका डाल के रखते थे पानी का, और भीड़ में अगर उनको जाना है, कहीं पे भी जाना है फॉर दैट मैटर, दे वर सपोज टू कि स्प्रिंकल वाटर कि अछूत आ रहा है और प्लीज मेरे से दूर हो जाओ, ताकि मेरी परछाई भी अगर किसी के ऊपर पड़ गई सो दैट पर्सन विल बी पोल्यूटेड। तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाली बात। तो अगर आप कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस डिवाइड करेगा, तो कास्ट सेंसस डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि डिवीजन इज ऑलरेडी देयर। व्हाट कास्ट सेंसस विल डू इज कि वो कास्ट अफिलिएशन के बारे में बताएगा कि कौन सा इंसान कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है। प्लस अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं तो आप किसके बेसिस पे बनाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत है, तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ओबीसीज के अंदर देयर इज दिस कास्ट कॉल्ड यादव। सो अगर हम बोले कि यादव और कुर्मी एक ऐसी सब कास्ट है ओबीसी के अंदर जो यूपी में या फिर इवन दिल्ली में अगर वो डोमिनेंट है, उनको प्रिविलेज मिल रहा है, दे आर गेटिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। व्हाट अबाउट द अदर सब कास्ट, कुम्हार इज आल्सो देयर, प्रजापति जिनको बोला जाता है, और उनके अलावा बहुत सारी सब कास्ट हैं। द क्वेश्चन इज, आर दे गेटिंग द बेनिफिट्स एज मच एज द यादव्स? We are no one to actually say Yadavs shouldn't be getting any benefits. Everybody should get the benefits, but to what extent? Let's just get a clear picture कि where are the OBCs today. उसमें for example नीतीश कुमार की जो लास्ट जो गवर्नमेंट थी, जो बिहार में उन्होंने कास्ट सेंसस किया था, that was actually a very brave step, a very good step towards getting an affiliation of the caste among people, which is OBC. So उसमें उन्होंने क्या किया था कि as part of caste census उन्होंने रिपोर्ट में डिवाइड कर दिया था कि बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, इस तरीके के वर्ड्स उन्होंने यूज किए थे कि कौन कितना पिछड़ा है। कि मोर बैकवर्ड में कौन से आने चाहिए, बैकवर्ड में कौन से आने चाहिए, उसके बेसिस पे रिजर्वेशन को डिवाइड करना चाहिए कि कितनी परसेंट बैकवर्ड को मिलेगी, कितनी परसेंट मोर बैकवर्ड को मिलेगी, कितनी परसेंट जो है मोस्ट बैकवर्ड अगर कोई कैटेगरी है तो उनको कितनी मिलेगी। तो इस तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई बिहार या फिर कोई भी एक दूर दराज का कोई रिमोट एरिया है, अगर वहां पे अगर कोई पिछड़ी जाति का कोई इंसान है, लोअर कास्ट है, तो उसको कितना ज्यादा मिलना चाहिए रिजर्वेशन, वो उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा। यू कैन नॉट प्रोवाइड वेलफेयर टू द सोसाइटी, यू कैन नॉट प्रोवाइड welfare to the lower caste unless you have a data. On the basis of data you can only provide welfare in a holistic manner. But एक follow up question है इसके बाद, I have another topic which इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं इसी से रिलेटेड, कि अगर डिवाइड किया जाए कास्ट में रिजर्वेशंस को, या फिर इस तरह से हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि अगर एक बार कास्ट सेंसस हो गया, गिन लिया कि इतने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दे पाएंगे उनको रिजर्वेशन की, इसको इतना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग दे पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो हम ओबीसी को जो जाता है रिजर्वेशन, इट इज 27%, और जो एसटी को जाता है 7% को जाता है, 7 और 8% जाता है, और जो एससी हैं उनको 12 से 13% जाता है, ऐसा कुछ। That is an information, I mean, yeah, that is true. तो ऑलरेडी टोटल देखा जाए तो ये आपका 50% तो
एक मिल रहा कैटेगरी है जो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो डिजर्विंग है नहीं है कम है, वो फिक्स है कि भाई उस कैटेगरी में उतना जाएगा। जैसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन होते हाँ हैं, वो लिमिट बना दी गई है एक्चुअली। जो मंडल कमीशन जब आया था तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक कैप बोलते हैं कि एक कैप लगा दी थी कि आप 50% से एक्सीड नहीं कर सकते रिजर्वेशन, 50% के अंडर ही आपको रखना है। हाँ, तो भाई एक वो भी चीज है कि मतलब अभी बहुत सारे लोग इस बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे कि इससे ऊपर और ऊपर होना चाहिए, कि कोई लिमिट ही नहीं होना चाहिए। तो फिर उससे तो ऐसा हो जाएगा कि जो जनरल कैटेगरी है उनको तो कहीं मिल ही वो नहीं कहाँ पाएगा, जाएंगे? कहीं कुछ नहीं मिल पाएगा ना। अभी तो ऑलरेडी बहुत कम मिलता है। ऐसा भी होता है कि मतलब इवन आईआईटीज की अगर बात करें तो मैंने खुद देखा है कि किसी कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है, जिसने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छा कट ऑफ भी क्लियर कर लिया है, 1 या 2 नंबर उसके हो सकता है कम हो या उस तरह से हो, लेकिन दूसरा बंदा जो ओबीसी में है या फिर एससी एसटी में है, उनके आधे नंबर हैं, आधा कट ऑफ से है, मतलब 107 में से उसके जो है 107 कट ऑफ है, उसका अगर 67 है या 70 है तो उसका हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छा है, उससे ऑलमोस्ट डबल अच्छा है, तो राइट? मतलब ये ना कास्ट कास्ट क्यों कास्टिज्म कर रहे हैं? अगर हाँ। मनु ही ना रहे होते और चतुर्वर्ण ही ना रहा होता और हायरार्की के बेसिस पे डिवाइड ही नहीं किया होता लोगों को, ना अछूत बोला जाता दलित्स को, ना ब्राह्मण्स को उतना ज्यादा प्रिविलेज मिलता, और ना शूद्रास को उतना ज्यादा बैकवर्ड समझा जाता। तो ये सब होता ही नहीं, तो मंडल कमीशन ही ना होता, तो रिजर्वेशन ही नहीं होती। जो आर्गुमेंट्स आपकी हैं वो एक्चुअली बहुत सारे लोगों की रही हैं कि मंडल कमीशन जब आने वाला था कि एज अ रिजल्ट ऑफ मंडल कमीशन, जो कि लेस मेरिटोरियस लोग हैं, जो कि उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आगे आ जाएंगे और वो देश चलाएंगे रिजर्वेशन के बेसिस पे। तो फिर देश का क्या होगा, देश कहाँ जाएगा? करेक्ट। So that is also, these arguments are already there and they have been dealt with. I mean, ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है कि रिजर्वेशन रहना चाहिए कि नहीं। रिजर्वेशन ऑब्वियसली रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनरोलमेंट डेटा देखेंगे तो विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन जो ओबीसीज का जो एनरोलमेंट है, स्पेशली लड़कियों का हायर एजुकेशन में, वो काफी हद तक बढ़ा है। द डेटा इज ऑलरेडी देयर। एससीज का अगर आप देखेंगे तो उनकी रिजर्वेशन की वजह से उनका एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा है। पीपल आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड इफ देयर इज an OBC person, for that matter, if there is a lower caste person, be that a man or a woman or any other gender, if that person is earning a very good amount and they have a good fluency in English and their livelihood is quite it's very nice, so that person shouldn't be labeled as a privileged कि भाई ये तो बहुत privileged हैं, इनको क्या जरूरत है रिजर्वेशन की। मेरे हिसाब से there has been a journey that is what as a PhD scholar I'm working on, to trace the journey of an OBC कि क्या trajectories रही हैं, क्या struggles रहे हैं। अगर वो एक मुकाम पे पहुंच गए हैं where they are able to afford for example a piece of clothing which an upper caste or an elite upper caste can afford, तो उसके पीछे एक बहुत struggles भी रही होंगी जो उनके पेरेंट्स ने की हैं। तो what about that? You cannot just say कि इनको तो रिजर्वेशन मिल गया है इसलिए ये लोग इतना आगे पहुंच गए हैं। ऑब्वियसली रिजर्वेशन इज अ मूविंग शिफ्ट दैट हैज कि उन्होंने एक बोलते एक पुश दिया है कि आप जाइए, आप कॉलेज में जाइए, आप पढ़िए, क्योंकि एज एन ओबीसी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं विच ओबीसी वुमेन डील विद, ओबीसी मेन डील विद, कि आप ऐसी कम्युनिटी से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश में बोलना ही बहुत बड़ी प्रायोरिटी मानी जाती है और आपके पास अवेयरनेस नहीं होती, आपके पास गाइडेंस नहीं होती है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब जो इश्यूज हैं ये जनरल कैटेगरी वालों के साथ नहीं होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कास्ट एक सोशल स्टेटस वाली चीज होती है। अ ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, दे आर ऑलरेडी if अगर हम 20 साल पहले की या 50 साल पहले की बात करें, तो अगर वो राशन की दुकान पे अगर वो जाया करते थे और वो कह रहे हैं कि हमें 1 किलो चावल चाहिए, तो हाँ भैया आप ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर आप किसी गुप्ता शर्मा को दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई दलित जाता है या फिर कोई शूद्र जाता है तो उन्हें हो सकता है ना भी मिलता। और ये सब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसी के बाद में रिजर्वेशन आया है। तो कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस जो है वो कास्ट को खत्म नहीं करेगा। अच्छा। हम मतलब
हम कितने ही पॉडकास्ट बना ले, हम नहीं होगा, हाँ। हम अम्बेडकर couldn't eliminate caste. Correct. उन्होंने जितना हो सका उतनी बुक्स लिखी ताकि एटलीस्ट जो हमारे जैसे लोग हैं वो एटलीस्ट अवेयर हो कि कास्ट एज एन इविल वो किस तरीके से फैलती जा रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. wherever Indians go, wherever there is a percentage of Hindus, wherever they go, they perpetuate caste. तो एटलीस्ट हम लोग उनकी बुक से अवेयर हुए हैं, एंड वी आर नो वन टू एलिमिनेट कास्ट, वी आर नो वन टू डिलीट कास्ट. यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें पॉलिटिकल व्यूज की या फिर पॉलिटिशियंस के व्यू की, और आजकल कुछ पॉलिटिशियन बाहर निकल के क्या रहे हैं उछल उछल के उस बारे में बात कर रहे हैं कि यार कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए. तो बहुत सारी गवर्नमेंट रही है, मतलब 1931 से लेकर के 2024 तक बहुत डिफरेंट वो रही हैं, और ऐसी पार्टीज भी रही हैं जो 70 साल तक रही हैं, राइट. तो क्या रीजन, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, मतलब वो पार्टीज उस 70 साल में या 75 साल में क्यों नहीं उन्होंने वो कास्ट सेंसस करवाया, और जो है अभी इस टाइम पर जो है डिफरेंट पार्टीज जो हो सकते हैं कि अभी जिनको 10 साल हुए हैं, राइट, तो उनके ऊपर पुश क्यों डाला जा रहा है, क्यों डाला कि भाई अब तुम करवाओ, हम ही क्यों करवाएं, तुम करवाओगे, करवाने सब कुछ चेंज हो जाएगा. कि वो 70 साल में 75 साल में अगर वो करा सकते थे, अगर इतना अच्छा, मतलब उस सेंस में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि वो, क्योंकि जो अभी उसमें नहीं है, मतलब जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है या फिर जो इतना पावर में नहीं है, वो ज्यादा बोल रहे हैं कि ऐसे ही है, ऑपोजिशन ज्यादा बोल रहा है कि भैया कास्ट सेंसस करवाओ, और जो अभी जो पावर में है वो बोल रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट. उस बारे में हम कह सकते हैं. बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस पॉलिटिकल व्यू और पॉलिटिशियंस व्यू? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? That's very interesting and that's very it has many arguments कि first of all हाँ जो करंट गवर्नमेंट है उनके ऊपर एक एक प्रेशर डाला जा रहा है कि you should do a caste census. I think that begins from caste politics, कि caste politics कहाँ से begin होती है. caste politics यूपी से, अगर ओबीसी politics की अगर आप बात करें तो यूपी से कैसे वो स्टार्ट हुई कि there is this political party called BSP. so जो अखिलेश यादव जी की है, तो उसमें किस तरीके से उन्होंने ओबीसीज को कैसे अवेयर किया, उनके लिए बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, और जो मायावती जी की जो पार्टी है उन्होंने दलित्स के लिए क्या क्या किया. तो वहां से पॉलिटिक्स जो है वो एक्चुअली बिगिन हुआ. और आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द करंट गवर्नमेंट बीजेपी, इफ वी से देन Modi ji being he says that he belongs to the OBC community. So I think वहां से वो चीज आती है कि him being an OBC, so he must have done something for the OBC community, right? So I think वहां से प्रेशर उनके ऊपर वहां से डाला जाता है opposition के थ्रू कि if you consider yourself an OBC, then there have to be something that you have done for this community to make them less backward as they are. And if we say that we have to make them less backward और उनको अगर हमको आगे लेके आना है, for example राहुल गांधी जी ने अभी तो नहीं बट इलेक्शंस के टाइम पे उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि out of 90 secretaries of India, only 3 are the OBCs. तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब आप विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं कि हम एससीज को हम 33% रिजर्वेशन देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, where are the OBCs? OBCs do not lie in the women's reservation bill. So ये सब बातें वहां से आती हैं. अगर वो एससी होती उनकी कास्ट तो not हम but the opposition could have talked about the SCs. और अभी जैसे हरियाणा के जो इलेक्शन हुए हैं तो मनोहर लाल खट्टर हमेशा हुआ करते थे, बट अभी उन्होंने नए ओबीसी कैंडिडेट को चूज किया है, who is the नायाब सिंह सैनी. So पहली बार आई थिंक ऐसा हुआ है कि उन्होंने हरियाणा में कोई एक ओबीसी कैंडिडेट आया है एंड बीजेपी जीती है वहां से फिर ओबीसी की बात चालू होती है कि ओबीसी कम्युनिटी को आगे ले जाने की बात हो रही है. तो आई थिंक वहां से आती है कि अगर आप आगे लेके जाएंगे तो एक नींव होती है ना, नींव कि आप उस नींव को बिठाते हैं, तो दैट नींव इज कास्ट सेंसस कि आप उसी के बेसिस पे वो डेटा आपको देगा और उसी के बेसिस पे आप फिर वेलफेयर पॉलिसीज के बारे में बात कर सकते हैं. आप उस तरीके की पॉलिसीज बना सकते हैं कि देयर इज दिस टॉपिक कॉल्ड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग. जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में ये होता है कि आप जेंडर को आगे रखे, जेंडर के बेसिस पे कि कि जो पॉलिसीज हमने बनाई थी उसमें
how many women benefited from those policies and how many men benefited from those policies. तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में ये होता है कि आप जेंडर को दिमाग में रख के आप पॉलिसीज बना रहे हैं. कास्ट सेंसस में होगा कि आप कास्ट को दिमाग में रख के पॉलिसीज बना रहे हैं. That's not going to create a division, I think, as I refer to your question. इतनी ही सिंपल चीज है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये इतनी ही सिंपल चीज है, तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि इस दंगे हो जाएंगे, फिर कास्ट में लड़ाई हो जाएगी, इस कास्ट में उसमें लड़ाई हो जाएंगी, तो ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब मंडल कमीशन जब आया था तो बहुत दंगे हुए थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे आग लगा दी गई थी, क्लासरूम्स में, लाइब्रेरीज में, कि अपर कास्ट ने कहा था कि एससीज के पास ऑलरेडी रिजर्वेशन था, तो ओबीसीज भी लाइन में आ गए, हम कहाँ जाएंगे. तो सी, बीइंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, आई थिंक everybody should have a right to take their views forward, and be it negative, be it positive, who are we to decide? But I think if somebody thinks the caste census is not a good decision, then they have the right to take their point of view forward, and then a discussion can be held. So दंगे होंगे या नहीं होंगे और किस बेसिस पे होंगे, क्यों होंगे, ये तो आई थिंक बहुत ही फ्यूचर डिबेटेबल है ये कॉन्वर्सेशन. डिबेटेबल है ये. मतलब देखो, जनरल कैटेगरीज में भी बहुत गरीब लोग हैं, और उसमें बहुत पिछड़े लोग भी हैं, कि मतलब कास्ट की वजह से, कि चलो ठीक है, पिछड़े लोग हैं जिनको कुछ खाने के लिए चीजें नहीं होती, ये वगैरह बहुत सारे उसमें आए हैं. और जो ओबीसी है उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि अमीर भी हो सकते हैं, धीरे धीरे अमीर हुए होंगे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी अभी भी फायदा उठाते हैं ओबीसी का, मतलब इसीलिए अमीर हो गए, लेकिन फिर भी इसीलिए एग्जैक्टली इसीलिए कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि अमीर है और कोई कितना अमीर है, कम अमीर है, ज्यादा अमीर है, और वो किस बेसिस पे है, तो उसी के लिए एक्चुअली कास्ट सेंसस होना चाहिए. और उसके लिए ये भी डाला गया है कि अगर एनुअल इनकम 6 लाख से कम है या फिर 8 लाख से कम है, उसी के अंडर अगर आती है, तो उनको वो क्रीमी लेयर में डालेंगे, नॉन क्रीमी लेयर में डालेंगे, तो रिजर्वेशन उस बेसिस पे मिलती है. और I think I should make this statement also कि within higher education जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर कुछ फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि 4 सीट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, अगर हम एक सब्जेक्ट लें और उसमें 4 सीट्स अगर हम बोलें कि मास्टर्स जैसे टॉप कोर्स में अगर 4 सीट्स रिजर्व्ड है ओबीसी के लिए, और अगर विदिन अ मंथ और विदिन 2 months विदिन दैट टाइम अगर there is no OBC that comes to claim that seat, then that seat is converted into general category. अच्छा, कि हम OBC क्यों कहाँ से लेके आए, जब वो आ ही नहीं रहे हैं, तो इन सीट्स को जनरल कैटेगरी वालों को दे दी जाती है. अच्छा. तो इसलिए भी ड्रॉप आउट होता है, कि ड्रॉप आउट का मतलब है कि बहुत सारे OBC बच्चे ऐसे हैं जो कि हायर एजुकेशन से निकल जाते हैं, कि वो सेकेंड ईयर ही छोड़ के चले जाते हैं, या वो पूरी डिग्री भी पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड होते हैं, कि या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है. तो ये सब इश्यूज हैं. जो पावर में है उसका ये व्यू हमेशा यही रहता है कि मतलब कि नहीं कराना चाहिए कास्ट सेंसस. जो पावर में अभी नहीं ऑपोजिशन में है, वो कहता है कि कास्ट सेंसस कराना चाहिए. अभी मिक्स्ड ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि हम ये वर्ड्स ना ही यूज करें कि जो पावर में है और जो पावर में नहीं है. I think various people have their viewpoints, and for me I think, as I never make assumptions कि अगर कोई चीज अगर मुझसे पूछी जा रही है तो मैं assume करके बोल दूं कि कि somebody उन्होंने ये कहा था, तो मैं भी प्लेजराइज करके मैं भी वही बोल दूं. तो I think if we talk about Rahul Gandhi, then I think we all must have seen a drastic transformation in him and his speeches. और अगर वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ पढ़ के और कुछ देख के, उनके पास डेटा है. अगर आप उन्होंने इलेक्शन से पहले ही चैलेंज मोदी जी की let's have a debate, but that couldn't happen because he must have had his reasons to challenge. रीजंस बताइए. हाँ, let's comment below and see कि क्या रीजंस हैं. और तो इतना बड़े डिस्कशन के बाद, जिसमें ओबीसी के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है, हम 1931 के कास्ट सेंसस के बारे में समझ चुके हैं कि लास्ट तब हुआ था 2011 में करने का ट्राई किया, बिहार में हुआ.
उसके बाद जो है पॉलिटिकल व्यू समझने की डिफरेंट पार्टीज का जो है डिफरेंट व्यू पॉइंट है और क्यों है उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है और थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया कि एज इन कास्ट सेंसस का इम्पोर्टेंस क्या है थोड़ा और इसको एज इन अच्छी तरह से ताकि लोग एक बार समझ पाए कि यार कुछ पॉइंट्स 3 4 5 जितने भी एज इन इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट सेंसस की मतलब क्यों जरूरी है कास्ट सेंसस अगर आपके अकॉर्डिंग क्योंकि हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है किसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है आपके अकॉर्डिंग कास्ट सेंसस का इम्पोर्टेंस क्या है 3 4 5 पॉइंट जो आपको लगता है जितने पॉइंट्स एक बार I think we've already discussed many points, but in the end, if I have to conclude, तो मैं संक्षेप में अगर मैं बोलूँ briefly, तो I think सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कास्ट अफिलिएशन में हेल्प करेगा कि किसकी कौन सी कास्ट है और क्योंकि ओबीसी के अंदर बहुत सारी सब कास्ट आती है तो उसमें कास्ट अफिलिएशन में इट विल हेल्प. सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि यू नो एज गवर्नमेंट का काम होता है कि आप वेलफेयर प्रोवाइड कीजिए लोगों को और क्योंकि इंडिया में यू नो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा है तो आपको पर्टिकुलर कास्ट को कितना वेलफेयर देना चाहिए और किस बेसिस पे देना चाहिए दैट विल हेल्प. उसके बाद आप यू नो कास्ट सेंसस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयमेंट जैसी जगह पे इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेगा और डिस्क्रिमिनेशन को कम या खत्म करने में हेल्प करेगा. So these are the basic points that I can think of, and there can be many other reasons. कि you know OBCs की there is a scarcity of OBCs कि OBCs की बहुत कम है वो अगर आप faculty में देखें you know जैसे since I'm doing you know this research on the OBCs, so there is a clear data कि there is a lack of OBCs in faculty in you know educational institutions. वाइस चांसलर ओबीसी बने हैं या नहीं बने हैं अभी तक वो भी एक क्वेश्चन है. जैसे मैंने बताया कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि आउट ऑफ 90 सेक्रेटरीज देयर आर ओनली 3 ओबीसीज अमंग दोस देयर आर ओनली 3 ओबीसीज. अदर क्वेश्चन बीइंग कि विमेंस रिजर्वेशन बिल में कि देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज. तो अगर हम इन सब क्वेश्चंस को अगर हमको डील करना है एज अ गवर्नमेंट इफ दे वांट टू डील विद दिस क्वेश्चंस देन on what basis will they decide ki you know what should be the percentage of the reservation that has to be given to them and how should we you know provide welfare policies, how should we make these policies. तो उसमें caste census will help. Okay. और अगर इसका दूसरा साइड देखें कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है कास्ट सेंसस का नेगेटिव इम्पैक्ट. अगर मैं करंट सिचुएशन जो है इंडिया की अगर मैं उसके बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैकलैश आई थिंक अगर if the current government if they decide to you know do the caste census although it's very I don't think that you know I don't know. I was reading the Hindu like there was this news बहुत पहले जब you know elections के time पे when राहुल गांधी एक्चुअली यू नो प्रोक्लेम कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था कि इफ वी कम टू पावर देन देयर हैज टू बी कास्ट सेंसस व्हिच इज डन. तो यू नो बीजेपी ने काउंटर आर्गुमेंट ये किया था कि इफ वी डू अ कास्ट सेंसस देन दिस विल क्रिएट अ डिवीजन इन द हिंदू सोसाइटी क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी उनकी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक यू नो एक एजेंडा होता है ना. तो हिंदुत्व एजेंडा है बीजेपी का और वी आर नॉट सेइंग इफ इट्स बैड और इफ इट्स अ गुड थिंग बट दैट्स देयर एजेंडा एंड they think of it of caste census as a medium to divide. So obviously कि you know अब different लोगों का different point of view है तो backlash हो सकता है, protest हो सकते हैं. ये भी बोल सकते हैं कि मतलब जैसे अब मुझे पता नहीं है कितना पॉलिटिकली सही है कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता कि सपोज कि कोई बोल रहा है कि पॉलिटिशियन बोल रहा है कि ये होना चाहिए ठीक है तो वो अपने अपने स्टेट में क्यों नहीं करवा लेता. हो रहे हैं बिहार में हुआ है तो आई थिंक ये सेंसस जो है वो अगर हम नेशन वाइड की सेंसस की बात कर रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर शुड आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बोली है कि अगर आप पढ़ेंगे तो डेटा इज देयर कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एवरी स्टेट इज बाउंड टू डू अ कास्ट सेंसस. अच्छा बट नहीं हो रहा है. नहीं हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब चलो ठीक है ओवरऑल कोई नहीं कर रहा मतलब अगर नहीं मान रहे हैं स्टेट वाइज कर सकते हैं. स्टेट वाइज जो पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि भाई
आपको पूरे इंडिया में कराओ पता चल जाएगा ये, तो अपनी स्टेट में पहले वो करवाए ताकि उनको डेटा उसके अकॉर्डिंग मिल जाए, तो वो क्यों नहीं करवा रहे हैं? एक वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाँ आप स्टेट वाइज कर सकते हैं, अगर हम नेशन वाइड की बात नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे, अपने अपने स्टेट में करवाओ, पता चलेगा उससे, तो अपनी स्टेट को पॉलिसी अच्छी बना सकते हो, तो अपनी स्टेट में तो पॉलिसी अच्छी हो जाएगी तो लोगों को लगेगा हाँ यार इससे अच्छा फायदा हो रहा है तो दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मतलब इसका अगर नहीं मान रहा है कोई कि नहीं कराएंगे हम कास्ट सेंसस, हम नहीं कर रहे हैं, हमने मान लिया, सपोज ठीक है, डिस्पाइट दीज रीजंस कुछ भी, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है, हम सोच सकते हैं कोई ऑल्टरनेटिव ऐसा कुछ? सोचने की बात है। आई थिंक सी देयर कैन नॉट बी एनी अल्टरनेटिव, बट अगर हम अगर हम कहें तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक देयर कैन बी कि आप जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो लॉज हैं आप उनको स्ट्रेंथन करिए। अच्छा। कि इफ देयर इज दिस SC/ST लॉ कि जिसके आने के बाद बहुत लोगों को एक्चुअली में जेल भी हुई है कि who have actually just not discriminated but they have assaulted Dalits also, तो पुलिस केस हुए हैं उसके बेसिस पे। तो आप ऐसे लॉज को, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज को सब कास्ट के लिए, जितने भी लोअर कास्ट हैं सबको उनको स्ट्रेंथन करिए। प्लस आप इंक्लूसिविटी एक ऐसी चीज है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं कि हर एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो, कि चाहे वो कोई भी कास्ट को इंसान बिलोंग करता हो, डिस्पाइट देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, एवरी स्टूडेंट शुड बी treated in an inclusive manner, in an equal manner, in an equitable manner, कि उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बच्चे शेयर करते हैं कि हमसे पूछा जाता है क्लास में खड़े होके कि OBC कौन कौन है आप खड़े हो जाइए, या SC कौन कौन है आप खड़े हो जाइए, और फिर उसके बेसिस पे बच्चे जज भी करते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो रिजर्वेशन था, दैट्स व्हाई यू आर हियर, अदरवाइज यू वोंट हैव बीन हियर। तो ऐसी चीजों को अगर हम रोक दें और इंक्लूसिविटी को हम सपोर्ट करें, और एक इक्वालिटी या इक्विटी के बारे में लोग बात करते हैं कि उसको अगर हम सपोर्ट करें, तो I don't know, that can be considered as an alternative, but there should be a caste census, as if you ask me, then yes, there should be. Great. ठीक है, thank you so much for this podcast, सुंदर सा पॉडकास्ट हमारे इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमें मौका मिला तो हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे कॉन्वर्सेशन को। And I would like to say that you are doing a great job. You are doing all these podcasts, and I remember कि जब मैंने तुमसे पूछा था podcast से related कि should we since we have been talking about this for a long time, so should we make a proper podcast on it, and you were ready to do it. And the thing that I like about this podcast is कि there is no judgment. You are just कि जैसा मैंने बोला है, and you are just there is no editing in that manner कि हम जो important चीजें उनको काट दें। तो उस तरीके से I think it's a very great initiative to create awareness. So yeah. धन्यवाद देवी और सजनों, धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने लोगों तक कॉन्वर्सेशन पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचाइए। कम्युनिटी लेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जो आप सब कर सकते हैं कि अपनी खुद की एरिया की कम्युनिटीज बना करके आप मल्टीपल मिशन स्टार्ट कीजिए, डिफरेंट लोगों की हेल्प करने का ट्राई कीजिए। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, कास्ट को लेकर के हो, या फिर किसी को खाने खिलाने को लेकर के हो, कुछ भी हो। छोटे छोटे कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव लीजिए, फिर वो आपस में बड़ा बन करके फिर बड़ा कुछ चेंजेस ला रहे होंगे। तो प्लीज ट्राई कीजिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, थैंक यू। तुम चलो, मेरी मम्मी यहीं पहुंच जाएगी, नहीं करवा देगी अभी। सही है। अब मैं